Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and grateful. Dear student, Assalamu alaikum. My name is Musa Qasam. आज की वीडियो में हम थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स को पढ़ेंगे। थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी का एक यूनिट है। आज के वीडियो में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है रिव्यू द फिजियोलॉजिक इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन, identify effects of hypo and hypersecretion of thyroid hormone, discuss action, indications, side effects of thyroid and anti-thyroid drugs, integrate the influence of thyroid and anti-thyroid drugs on the metabolism of other drugs, calculate drug dosage accurately. आज की वीडियो में इन्हीं ऑब्जेक्टिव के मुताबिक हम कवर करेंगे कि थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करता है उन हार्मोन का हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। अगर ये हार्मोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं तो उसको हम हाइपर सिक्रीशन कहते हैं। उसी सिचुएशन में हमारे बॉडी के अंदर कौन से चेंजेस आएंगे। अगर ये हार्मोन लो अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो हम उसे हाइपोसिक्रीशन कहते हैं। हाइपोसिक्रीशन के केस में हमारे बॉडी में कौन से चेंजेस आएंगे। इन दो सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं वो ड्रग किस तरह से अपने एक्शन को शो करते हैं, उन ये ड्रग्स की वजह से साइड इफेक्ट कौन से हो सकते हैं, एंड अगर हम ये ड्रग यूज कर रहे हैं तो इन ड्रग्स का जो दूसरे ड्रग हम यूज कर रहे हैं उनके मेटाबॉलिज्म पे क्या असर होता है, ये आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये नेचर में एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपने सिक्रीशन को ब्लड में शामिल कर देते हैं और ब्लड उसी सिक्रीशन को टारगेट एरियाज तक लेके जाता है। इट हैज टू लोब्स। थायराइड ग्लैंड्स दो लोब पे मुश्तमिल होते हैं which are connected in the middle by an isthmus, जो कि एक दूसरे के साथ एक स्ट्रक्चर के जरिए कनेक्टेड होते हैं और उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं isthmus। थायराइड ग्लैंड जो है ये लेरिंक्स के बिलो एग्जिस्ट करता है। Thyroid gland facilitate normal growth and maturation by maintaining a level of metabolism in the tissues that is optimal for their normal function. थायराइड ग्लैंड जो है हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये हमारे नॉर्मल ग्रोथ एंड मैच्योरेशन के लिए जरूरी होता है। थायराइड ग्लैंड का डेवलप होना ये प्रेगनेंसी के 4th वीक पे शुरू हो जाता है एंड 20 वीक पे ये कंप्लीट हो जाता है। अगर हम वेट की बात करें तो थायराइड ग्लैंड का जो वेट है वो 15 से लेकर 20 ग्राम तक होता है। हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स 3 हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जो है वो 3 तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है। टेट्रा आयोडोथायरोनिन आरटी4 जिसका दूसरा नाम थायरोक्सिन भी है एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन आरटी3। टेट्रा में थायरोसिन के साथ 4 आयोडीन जो है वो अटैच होते हैं जबकि ट्राई में थायरोसिन के साथ 3 आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तीसरा जो हार्मोन है वो है कैल्सिटोनिन। T3 एंड T4 थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल से रिलीज होते हैं जबकि कैल्सिटोनिन जो है ये पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज होते हैं। T4 इज अदरवाइज नोन एज थायरोक्सिन। T4 का दूसरा नाम जो है वो है थायरोक्सिन and it forms about 80% of the total secretion whereas T3 is only 20%। and thyroid gland का जो टोटल सिक्रीशन होता है, टोटल जो हार्मोनल सिक्रीशन होता है उसका 80% जो हिस्सा होता है वो T4 पे मुश्तमिल होता है जबकि 20% ओनली 20% हिस्सा जो है वो T3 पे मुश्तमिल होता है। T4 जो है ये इनएक्टिव है जबकि T3 जो है ये थायराइड ग्लैंड का एक्टिव फॉर्म है या थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन का एक्टिव फॉर्म है। Synthesis of thyroid hormones. Synthesis of thyroid hormones take place in thyroglobulin। थायराइड हार्मोन का जो सिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है, थायरोग्लोबुलिन पे होता है। और थायरोग्लोबुलिन कहाँ मौजूद होता है, फॉलिकुलर सेल्स के मिड में जो क्यूविटी होती है वहीं पे मौजूद होता है एंड ये अमाइनो एसिड से बना होता है और उस अमाइनो एसिड को कहते हैं थायरोसिन। सब्सटेंस इज नीडेड फॉर हार्मोन। थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए जो सब्सटेंसेस नेसेसरी होते हैं, जरूरी होते हैं, वो है आयोडीन एंड थायरोसिन। आयोडीन एंड थायरोसिन आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। आयोडीन एंड थायरोसिन जो है
ये थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। अगर इन दोनों में एक की भी डिफिशियंसी होती है तो फिर थायराइड हार्मोन जो है वो सही तरीके से नहीं बनते। आयोडीन इज कंज्यूम थ्रू डाइट। आयोडीन जो है ये हम डाइट के जरिए लेते हैं। इट इज कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। ये जो है आयोडाइड में कन्वर्ट, शुरू में ये आयोडाइड के फॉर्म में होता है, जीआई ट्रैक्ट से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है एंड इनसाइड द फोलिकुलर सेल्स ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर टायरोसिन के साथ मिल जाते हैं थायरोग्लोबुलिन में एंड ईंट पे जो है वो T3 या T4 को बना देते हैं। Tyrosine is also consumed through diet and is absorbed from the GI tract. Similarly, tyrosine जो कि अमीनो एसिड है ये कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होता है और इसे भी हम डाइट के थ्रू जो है कंज्यूम करते हैं। फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ थायराइड हार्मोन अप्रोक्सीमेटली 1 mg of iodine is required per week or about 50 mg per year. थायराइड हार्मोन के नॉर्मल सिंथेसिस के लिए तकरीबन 1 mg ऑफ आयोडीन जो है वो पर वीक रिक्वायर होता है या 50 mg ऑफ आयोडीन जो है ये पर ईयर रिक्वायर होता है। दो तरह के सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में, एक को फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं जबकि दूसरे को पैरा फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। जो फॉलिकुलर सेल्स है ये T3 एंड T4 को रिलीज करते हैं एंड ये इसका जो मिड एरिया है इसको कहते हैं फॉलिकुलर क्यूबिटी। यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन मौजूद होता है और ये थायरोग्लोबुलिन जिस अमीनो एसिड से बना होता है उसको कहते हैं थायरोसिन। एंड ये जो है पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं ये कैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन अकर्स इन 5 स्टेजेस। थायराइड हार्मोन का जो सिंथेसिस है वो 5 स्टेजेस में कंप्लीट हो जाता है। पहला है थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, यानी सबसे पहले जो है थायरोग्लोबुलिन बनेगा। देन आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड जो है वो फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन से फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकुलर कैविटी। फिर जब ये फॉलिकुलर सेल के अंदर जाता है तो फॉलिकुलर सेल के अंदर जाने के बाद इसे इस वाले एरिया पे यानी इस कैविटी में आना होगा, इस कैविटी में इसको आना होगा। इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकुलर कैविटी। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन होगा, आयोडाइड होगा और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो आयोडीन होता है ये थायरोसिन के साथ अटैचमेंट करेगा और इसको कहते हैं आयोडीनेशन ऑफ थायरोसिन। एंड बाद में जो है कपलिंग रिएक्शन होगा, यानी अगर मानो आयोडोथायरोसिन है एंड डायो आयोडोथायरोसिन है तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे एंड या तो T3 बनाएंगे या T4 बनाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सीक्वेंस वाइज तो सबसे पहले सिंथेसिस होगा थायरोग्लोबुलिन का। तो थायरोग्लोबुलिन का जो सिंथेसिस होता है वो अगले वाले स्लाइड में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद होता है जो आयोडाइड होता है उसकी ट्रैपिंग होती है आपके प्लाज्मा से यानी सर्कुलेशन से, वो आपके फॉलिकुलर सेल में चला जाता है। फिर उसकी जो है ऑक्सीडेशन होती है एंड आयोडाइड से ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आयोडीन में कन्वर्ट होने के बाद सर हमने पहले बात की कि ये कहाँ पे होता है, फॉलिकुलर सेल्स में होते हैं। अब उन्होंने जाना है फॉलिकुलर क्यूबिटी में, तो फॉलिकुलर क्यूबिटी में जब चला जाता है ये थायरोसिन के साथ जो कि थायरोग्लोबुलिन का वो जो थायरोग्लोबुलिन है उसका अमीनो एसिड है जिससे ये बने हैं उसके साथ अटैचमेंट करता है एंड एज अ रिजल्ट या तो मानो आयोडोथायरोसिन बनता है या डाई आयोडोथायरोसिन बनता है। एंड ये मानो या डाई जो है फिर आपस में मिलते हैं एंड एट द एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन बनाते हैं या ट्राई आयोडोथायरोनिन बनाते हैं। फिर ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये इसी फॉलिकुलर क्यूटी से फॉलिकुलर सेल के अंदर आ जाता है एंडोसाइटोसिस के जरिए एंड यहाँ पे जो लाइसोसोमल एंजाइम है उसके जरिए ब्रेक डाउन होती है इस स्ट्रक्चर की एंड T3 एंड T4 इसमें से सेपरेट होकर हमारे सर्कुलेशन में आ जाता है। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का जो सिंथेसिस, thyroid hormones are synthesized by iodination of tyrosine residues on thyroglobulin within the lumen of the thyroid follicles. थायराइड हार्मोन का जो सिंथेसिस होता है वो किस तरह से होता है, जब आयोडिनेशन ऑफ थायरोसिन होता है और वो आयोडिनेशन ऑफ थायरोसिन कहाँ पे होता है, थायरोग्लोबुलिन में होता है। और थायरोग्लोबुलिन कहाँ पे मौजूद होता है, थायराइड फॉलिकल का जो ल्यूमिन है या जो क्यूबिटी है वहीं पे मौजूद होता है। तो इस एरिया में जो थायरोग्लोबुलिन होता है
उसमें मौजूद टायरोसिन के साथ आयोडीन की कम्बिनेशन होती है, एंड उसी कम्बिनेशन की वजह से जो है या T3 बनता है या T4 बनता है। The thyroglobulin is endocytosed and thyroxine T4 and thyroiodothyronine are secreted। फिर ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर एंडोसाइटोस हो जाता है, यानी फॉलिकुलर क्यूटी से या इसी ल्यूमन से दोबारा चला जाता है फॉलिकुलर सेल के अंदर, एंड वहीं पे फिर लाइसोसोमल एक्टिविटी के जरिए इस स्ट्रक्चर की जो है डिस्ट्रक्शन होती है, एंड T3 एंड T4 जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। Synthesis and secretion of T3 and T4 are regulated by thyroid stimulating hormone, thyrotropin, and influenced by plasma iodide। T3 एंड T4 का जो सिक्रीशन है वो किसके कंट्रोल में होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कंट्रोल में होता है, क्योंकि ये हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से आता है और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आपने T3 एंड T4 को सिंथेसाइज करना है, आपने T3 एंड T4 को रिलीज करना है। थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को समझने के लिए इसी डायग्राम को गौर से देखना है। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस तब होती है जब हमारे सर्कुलेशन में थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है, तो ये एज स्टिमुलस के तौर पे काम करता है और हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। हाइपोथैलेमस में जो एरिया है वो है पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, वो टीआरएच को रिलीज करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। टीआरएच जो है इंटीरियर पिट्यूटरी में स्पेसिफिक टाइप के जो सेल्स होते हैं थायरोट्रोपिन उन्हें स्टिमुलेट कर देता है और टीएसएच को रिलीज कर देता है। टीएसएच सर्कुलेशन के जरिए थायराइड ग्लैंड में पहुंच जाता है और वहीं पे जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाता है। अटैचमेंट के बाद ये जो रिसेप्टर है ये जी कपल है, यानी नेचर में ये स्टिमुलेटरी है, तो ये एडिनाइल साइकिलेज को स्टिमुलेट करता है। एडिनाइल साइकिलेज क्या करता है? वो एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एमपी में, एंड साइक्लिक एमपी जो है वो स्टिमुलेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की फॉस्फोराइलेशन करता है, और ये डीएनए जो है ये मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। साइटोप्लाज्म में फिर यही जो मैसेंजर आरएनए है कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में, और उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ये जो प्रोटीन है गल्जी बॉडीज के वेसिकल में स्टोर हो जाता है और फिर एक्सोसाइटोसिस के जरिए फॉलिकुलर सेल से फॉलिकुलर क्यूटी में चला जाता है, और ये जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन होता है थायरोग्लोबुलिन। दूसरा जो स्टेप होता है वो आयोडाइड की ट्रैपिंग है। तो आयोडाइड जो है ये सोडियम के साथ मिलकर चला जाता है फॉलिकुलर सेल्स में, और फिर फॉलिकुलर सेल से फॉलिकुलर क्यूटी में एक ट्रांसपोर्टर के जरिए जाता है और उसको कहते हैं पेंड्रीन। यहाँ पे जो पोर्स होते हैं उसको कहते हैं पेंड्रीन। फॉलिकुलर क्यूटी में आने के बाद यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होता है और उसको कहते हैं थायराइड पर ऑक्सीडेज। इस एंजाइम के एक्शन को आप लोगों ने गौर से सुनना है, क्योंकि जब हम ड्रग यूज करेंगे तो हम इसी एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, इसलिए इसका सिक्रीशन जो है थायराइड का सिक्रीशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ये एंजाइम जो है क्या करता है, यहाँ पे जो आयोडाइड आया था उसको कन्वर्ट कर देता है आयोडीन में, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पे ये आयोडाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में। फिर इसी आयोडीन को कंबाइन कर देता है, मिला देता है किसके साथ? यहाँ पे जो थायरोग्लोबुलिन है उसके जो अमीनो एसिड है यानी थायरोक्सिन के साथ, और इस प्रोसेस को कहते हैं आयोडिनेशन या आयोडिनेशन ऑफ थायरोसिन। थायरोसिन के साथ इसको मिला देता है, आयोडिनेशन ऑफ थायरोसिन। फिर ये जो आयोडीन इसके साथ मिलता है, अगर एक आयोडीन मॉलिक्यूल मिलता है तो उसको हम कहते हैं मानो आयोडो थायरोसिन, अगर दो मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं डाई आयोडो थायरोसिन। यहाँ पे फिर होता है एक और रिएक्शन और उसको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन, यानी दो जो डाई आयोडो है वो मिलकर बनाते हैं टी4 को, थायरोक्सिन को, एंड जो वन मानो है एंड वन डाई है वो मिलकर बनाते हैं T3 को। फिर इसी अटैचमेंट के साथ, यानी यही थायरोग्लोबुलिन है इसके साथ अटैचमेंट है आयोडीन का, ये स्ट्रक्चर जो है एंडोसाइटोसिस के जरिए दोबारा फॉलिकुलर सेल के अंदर चला जाता है, और फिर वहीं पे लाइसोसोमल एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से इसमें से जो T3 है या T4 है उसको सेपरेट किया जाता है और सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है। सर्कुलेशन में आने के बाद ये T3 या T4 जो है एक प्रोटीन के जरिए इसके ट्रांसपोर्ट होती है और उसको कहते हैं
TBG यानी थायरोट्रोपिन बाइंडिंग जो बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, या इसका जो ट्रांसपोर्ट जो है एल्ब्यूमिन के जरिए भी होता है, या इसका ट्रांसपोर्ट जो है प्री एल्ब्यूमिन के जरिए भी होता है। ये ये भी जो स्ट्रक्चर है उसके साथ रिलेटेड है। यानी सबसे पहले जो है मैसेज जो है वो लेके आता है TSH, और TSH जो है वो फॉलिकुलर सेल के साथ अटैचमेंट करता है। अटैचमेंट के बाद जो है जी कपल स्टिमुलेटरी प्रोटीन है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और वो एडिनाइल साइकिलेज को स्टिमुलेट कर देता है। एडिनाइल साइकिलेज जो है वो ATP को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एमपी में, और साइक्लिक एमपी जो है प्रोटीन काइनेज के लेवल को बढ़ा देता है, और प्रोटीन काइनेज जो है वो DNA के पास कोरिलेशन कर देता है और इसे मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट कर देता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो मैसेंजर आरएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में, और उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। फिर ये जो प्रोटीन है ये खुद जो है फॉलिकुलर क्यूटी में नहीं जा सकता, तो गालोजी बॉडी जो है उसे वेसिकल में बंद कर देता है, और वो जो वेसिकल्स हैं मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट के बाद जो है वो फिर बाहर चले जाते हैं, यानी फॉलिकुलर क्यूटी के अंदर इसमें जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है उसे सेंड कर देते हैं। सिमिलरली सेम टाइम पे जो है आयोडीन है वो ब्लड से शामिल हो जाता है ट्रांसपोर्ट जो को ट्रांसपोर्टर होते हैं सोडियम एंड आयोडाइड के, उसके जरिए। और आने के बाद जो है ये फॉलिकुलर क्यूटी में एक ट्रांसपोर्टर के जरिए जाता है, एक फोर्स के जरिए जाता है जिसको कहते हैं पेंड्रिन। इस फॉलिकुलर क्यूटी में आने के बाद इसके जो आयोडाइड था उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है एंड आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन के बाद जो है ये मिलता है थायरोग्लोबुलिन के साथ, और थायरोग्लोबुलिन के साथ जब ये मिलता है तो इसको कहते हैं आयोडीनेशन। बेसिकली थायरोग्लोबुलिन के अंदर जो थायरोसिन होता है उसके साथ इसकी अटैचमेंट होती है। फिर यही स्ट्रक्चर है, इसी पे कपलिंग रिएक्शन होता है। यानी अगर एक आयोडीन टायरोसिन के साथ अटैच है तो वो जो दो आयोडीन वाला टायरोसिन है उसके साथ मिल जाता है और T3 बनाता है, और दो दो वाले जो है वो आपस में मिलकर T4 बना देते हैं। वही स्ट्रक्चर है, इसके साथ T4 एंड T3 जो है अटैच होते हैं, एंडोसाइटोसिस के जरिए दोबारा जो है फॉलिकुलर सेल्स के अंदर चले जाते हैं, एंड लाइसोसोमल जो एंजाइम है उसके जरिए इसकी डिस्ट्रक्शन होती है। एंड डिस्ट्रक्शन के बाद जो है टायरोसिन यानी T4 एंड T3 जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, और फिर वो जो है हमारे सर्कुलेशन में आ जाते हैं। सर्कुलेशन में आने के बाद ये जो है प्री एल्ब्यूमिन या एल्ब्यूमिन या TBG के जरिए जो है इसकी ट्रांसपोर्ट होती है, और हमारे बॉडीज में मुख्तलिफ एरियाज में जाके फिर उसका जो अपना एक्शन होता है वो शो कर देता है। द इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन का जो है मेटाबॉलिज्म पे क्या असर होता है? स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म जनरली काजिंग इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन, increase metabolic rate, influence growth and development. Within cell, the T4 is converted to T3, which interact with the nuclear receptor and activate transcription of messenger RNA and synthesis of different types of protein. थायराइड के जो हार्मोन है ये ऑक्सीजन के कंजम्पशन को इंक्रीज कर देता है, यानी ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन के यूज को इंक्रीज कर देता है। इस रिजल्ट जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है तो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। बेसिकली जो T4 है ये इनएक्टिव है एंड T3 जो है ये एक्टिव है, इसलिए T4 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है T3 में, एंड फिर T3 जो है वो अपना एक्शन शो कर देता है, और वो एक्शन इस तरह से होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है इसके लिए रिसेप्टर होता है, उसी रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन काज कर देता है, यानी उसी DNA को कन्वर्ट कर देता है मैसेंजर आरएनए में, और फिर मैसेंजर आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। एंड जो फाइनल एक्शन होता है, जो रिक्वायर एक्शन होता है वो हो जाता है। हार्मोन लूप की अगर हम बात करें कि किस तरह से ये रिलीज होता है, कौन से स्टिमुलस होते हैं जो इसके रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सपोज अगर मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज है तो ये एक स्टिमुलस के तौर पे काम करता है और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देता है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो वही से TRH को रिलीज कर देता है। TRH जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देता है, इंटीरियर पिट्यूटरी में जो थायरोट्रोपिन सेल्स होते हैं उन्हें स्टिमुलेट कर देता है, एंड वो सिक्रीट करते हैं TSH को। TSH जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है और टारगेट अर्गन यानी थायराइड के पास आ जाता है, और उसे स्टिमुलेट कर देता है कि आपने T3 एंड T4 सिक्रीट करने हैं। तो जब ये T3 एंड T4 सिक्रीट हो जाते हैं ये हमारे सर्कुलेशन में शामिल हो जाते हैं, और सर्कुलेशन में शामिल होने के बाद ये टारगेट अर्गन यानी एड्रीनल मेडुला के पास चले जाते हैं कि आपने सिक्रीट करना है एपिनेफ्रिन को एंड नॉरएपिनेफ्रिन को। तो जब एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट हो जाते हैं, हमने पहले भी बात की कि क्या करता है, तो ये बीटा 1 रिसेप्टर को हमारे लीवर में स्टिमुलेट कर देते हैं, और वहीं पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस काज कर देता है
ग्लूकोन्यूजेनेसिस काज कर देता है, यानी इज अ रिजल्ट ये जो है हाइपरग्लाइसीमिया काज कर देता है, हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। और वही जो ग्लूकोज का लेवल है वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है, या हमारा जो डिमांड होता है उसके लिए ज़रूरी ज़रूरी होता है। एज अ रिजल्ट जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। Thyroid axis, the thyroid gland is influenced by hormones produced by two other organs. थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है, वो हार्मोन जो है दो और ऑर्गन्स है जिनके कंट्रोल में है। द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस जो है वो टीआरएच को रिलीज करता है। टीआरएच जो है वो आता है और थायरोट्रॉप्स जो सेल्स होते हैं उन्हें स्टिमुलेट कर देता है और वो फिर टीएसएच रिलीज करता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन प्रोड्यूस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फिर ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या कर देता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आपने T3 एंड T4 को सीक्रेट करना है। लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड आर डिटेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी। TRH is released, stimulating the pituitary to release TSH। जब हमारे सर्कुलेशन में थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है तो ये एज स्टिमुलस के तौर पे काम करता है और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस टीआरएच को रिलीज करता है, वही टीआरएच जो है हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो टीएसएच को रिलीज करता है। और ये टीएसएच जो है फिर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। T3 T4 की सिक्रीशन होती है और इसका लेवल जो है वो ब्लड में नॉर्मल हो जाता है। फिर ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो है इसी सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है, यानी नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो है मैसेज चला जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि अब इसकी सिक्रीशन नहीं होनी चाहिए, तो हाइपोथैलेमस टीआरएच की सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है। एंड टीआरएच का जब सिक्रीशन नहीं होता तो इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो टीएसएच की सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है। और जब टीएसएच का सिक्रीशन नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करता कि मजीद T3 या T4 को रिलीज करो। थायराइड एक्सिस, तो इससे एक एक्सिस बनती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एंड थायराइड एक्सिस। इंक्रीज लेवल ऑफ टीएसएच इन टर्न स्टिमुलेट थायराइड टू प्रोड्यूस मोर थायराइड हार्मोन, जिसकी हमने बात की। देयर बाय रिटर्निंग द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड बैक टू नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ जो है वो थायराइड हार्मोन के लेवल को नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करता है। The three gland and the hormones that produce make up the hypothalamic pituitary thyroid axis बना देते हैं। और इसमें जो है थायराइड ग्लैंड को जो मैसेज आता है वो पिट्यूटरी से आता है, और पिट्यूटरी को जो मैसेज आता है वो हाइपोथैलेमस से आता है, और हाइपोथैलेमस के बाद जो स्टिमुलस आता है वो या तो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म की वजह से आता है, और या जब इस हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जो है थायराइड हार्मोन की लेवल जो है वो डिक्रीज हो तो ये एज स्टिमुलस के तौर पे हाइपोथैलेमस को फिर स्टिमुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, इसका जो रेगुलेशन है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए होता है। सो दोबारा यहाँ पे एक मरतबा रिपीट करते हैं एज समरी के तौर पर कि जब हमारे सर्कुलेशन में थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो या मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस जो है टीआरएच को रिलीज करते हैं और वो टीआरएच जो है इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि टीएसएच को रिलीज करो। तो टीएसएच फिर क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है कि आपने सिक्रीट करना है किसको, T3 एंड T4 को। तो T3 एंड T4 की जो सिक्रीशन है वो फॉलिकुलर सेल्स से होती है। तो ये एज स्टिमुलस के तौर पे आता है। ये टीएसएच जो है इसके साथ अटैच हो जाता है, इसके लिए रिसेप्टर होते हैं, यानी जब टीएसएच रिलीज होता है तो ये सर्कुलेशन के जरिए थायराइड ग्लैंड के पास आ जाता है। रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट के बाद, जिस तरह हमने पहले बात की कि ये जी कपल रिसेप्टर है, तो फिर इसके बाद एडिनाइल साइक्लेज की स्टिमुलेशन होती है। एडिनाइल साइक्लेज जो है एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एमपी में, एंड जो साइक्लिक एमपी है वो प्रोटीन काइनेज को स्टिमुलेट कर देता है। और प्रोटीन काइनेज जो है वो डीएनए के पास पोराइलेशन करता है, उसे जो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन करता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, और जो प्रोटीन होता है वो थायरोग्लोबुलिन होता है। एंड ये जो थायरोग्लोबुलिन है, हमने पहले भी बात की कि फिर ये जो फॉलिकुलर क्यूविटी में आ जाता है, और फॉलिकुलर क्यूविटी में जो आयोडीन आ चुका होता है ब्लड से शामिल हो जाता है फॉलिकुलर क्यूविटी में, और फिर फॉलिकुलर क्यूविटी से सॉरी फॉलिकुलर सेल में, फॉलिकुलर सेल से फॉलिकुलर क्यूविटी में आता है। तो ऑक्सीडेशन के बाद ये थायरोग्लोबुलिन के साथ मिल जाता है या थायरोसिन के साथ मिल जाता है, इसको हम कहते हैं आयोडीनेशन। आयोडीनेशन के बाद जो है फिर कपलिंग रिएक्शन हो रहा था कि जो मानो अयोडो है और डाई अयोडो है या डाई डाई जो है आपस में मिलते हैं तो T3 एंड T4 बना देते हैं। और फिर यही स्ट्रक्चर यानी थायरोग्लोबुलिन के साथ जो T3 एंड T4 अटैच होते हैं ये दोबारा फॉलिकुलर सेल के अंदर चले जाते हैं एंडोसाइटोसिस के जरिए। और यहाँ पे जो लाइसोसोमल एंजाइम था
वो इसके डिस्ट्रक्शन कर रहा था, और डिस्ट्रक्शन के बाद जो है T3 एंड T4 अलग हो जाते थे और वो हमारे सर्कुलेशन में सिक्रीट हो जाते, हमारे सर्कुलेशन में शामिल हो जाते थे। ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन, जिस तरह हमने पहले बात की कि सर्कुलेशन में इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके जरिए होता है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के जरिए, टीबीजी के जरिए, ठीक है। और या जो है एल्ब्यूमिन के जरिए होता है, एल्ब्यूमिन के जरिए इसका ट्रांसपोर्ट होता है, या फ्री एल्ब्यूमिन के जरिए होता है। ओनली अबाउट 0.04% ऑफ टोटल T4 एंड 0.4% ऑफ T3 एग्जिस्ट इन द फ्री फॉर्म। बाकी जो है ये टीबीजी यानी थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ इसकी अटैचमेंट होती है, इसके जरिए इसके ट्रांसपोर्ट होती है, एल्ब्यूमिन के जरिए होते हैं या फ्री एल्ब्यूमिन के जरिए, लेकिन स्टिल कुछ अमाउंट होता है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, यानी ये बाइंडिंग नहीं करता। तो T3 का कितना अमाउंट, 0.04% जो है वो फ्री फॉर्म में होता है T4 का, एंड T3 का जो है वो 0.4% जो है वो होता है।